नमस्कार, मैं संकेत आवटे सबको दही हंडी की शुभकामनाएं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, दही हंडी को सेलिब्रेट कीजिए सिर्फ सेफ्टी के साथ। इंपॉर्टेंट है सेलिब्रेट करना और करना ही चाहिए, बट खुद का ध्यान रखें और एंजॉय करें। 100% एंजॉय करना चाहिए। सो अभी मार्केट की हालत अगर हम देखें ना तो बढ़िया चल रहा है मार्केट। पहले निफ्टी की तरफ जाते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो भाई साहब ऑल टाइम हाई के आसपास वो जा चुका है। आसपास मैं बोल रहा हूँ, अभी एक 5-10 पॉइंट ऊपर चला जाएगा ना तो ऑल टाइम हाई भी टूट जाएगा। समवेयर अराउंड 1:15 के आसपास, 1:30 के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ से अगर आप देखो तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी हमें नजर आ रही है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ थोड़ा नीचे आने की इसने कोशिश करी थी, फिर रिकवर करते हुए मार्केट ऊपर चला गया है। ब्रेकआउट तो डेफिनेटली हो चुका है मार्केट में। एज सच कोई निगेटिविटी नहीं है, जो कि मैं बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूं। डाउनसाइड अपनी बहुत अच्छी खासी प्रोटेक्टेड है। हर एक बंदा मार्केट गिरने की राह देख रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप सिर्फ राह देखते रह जाओगे। बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट के साथ मेरी बातें हो चुकी है, बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस में जा चुका हूं। आपके लिए मैंने पॉडकास्ट भी शूट किया है एक्चुअली, और सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी लैंग्वेज में भी किया है, मराठी लैंग्वेज में भी किया है। सो दैट जो एनालिस्ट मराठी बोल सकता है, मराठी में शूट किया है। जो एनालिस्ट हिंदी बोल सकते हैं बट बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, 20 साल 30 साल 40-40 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब। इतना ही नहीं है, 40-40 हजार करोड़, 50 हजार करोड़, 30 हजार करोड़ वो लोग मैनेज कर रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, 1 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ का अपना फोलियो है तो हमें पसीना आ जाता है। बट जिस वक्त एक बंदा 15-20 हजार करोड़ मैनेज कर रहा है, तब उनकी क्या हालत होती होगी। इसीलिए मैं कल आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया। मुझे लगता है ये पहली बार हुआ है जब हम कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहे हैं और हमने कुछ अपलोड नहीं किया है बीच का वो पोर्शन छोड़ के। सो यहाँ पे निफ्टी में एक पॉजिटिविटी है। बैंक निफ्टी अगर आप रुक करो तो आपको पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन आज किया है। भले थोड़ी निगेटिविटी बैंकिंग के बारे में चल रही है, बट ये निगेटिविटी बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत दिनों से मैंने बैंकिंग को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था, बट इस बार मैं आपको बोल रहा हूँ आने वाले 1-2-3 साल बैंकिंग के आ सकते हैं, ऐसे मुझे नजर आ रहा है। बट जब मैंने बोला था आईटी के बारे में, तब लोग उसको नेगेटिवली ले रहे थे कि सर आईटी तो गिर रहा है। जब से आपने बोला सेम बैंकिंग में भी होगा, ये भी लिख के रख देना। हमें सिर्फ सस्ते वाले टमाटर कलेक्ट करके रखने हैं, बहुत जल्दी उसका दाम बढ़ने वाला है। आज वो हमें सस्ते मिल रहे हैं। मैं बिल्कुल भी किसी स्टॉक का नाम नहीं लूंगा। आपने एनालिसिस किया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। कई बैंकिंग स्टॉक का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा है अपने मराठी संकेत यूट्यूब चैनल पे, प्लीज जाके आप देख सकते हो, जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स है। मैं नाम जानबूझ के नहीं लेने वाला, क्योंकि आप जाके देखो। अगर मैं किसी स्टॉक का नाम लूंगा आपको लगेगा कि मैं उसकी एडवाइजरी दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। सो कहने का मतलब यही है कि माल सस्ता मिल रहा है और ज्यादा वैल्यूएशन डाउन हो जाएगा। एक सिंपल लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे इंडिया ग्रो होगा, भारत आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो स्टॉक भी नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है जेन्युइनली भारत बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कंपनियां ग्रो हो जाएंगी। अगर कंपनियां ग्रो होती है ना तो कंपनियों को पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा? बैंक देगी। आप सीधा कंपनी को पैसा नहीं देते हो। हर एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, फिर भी उसको एक्सपांशन करना है और एक्सपांशन के लिए कैपिटल की जरूरत है। वो कैपिटल लेने के लिए बैंकिंग के पास ही जाने वाली है। भले बैंकिंग पे प्रेशर आए, जो भी आरबीआई कर रहा है ना, वो मेरे हिसाब से बढ़िया चीज है। नो डाउट उनको परेशानी होगी, बैंकिंग स्ट्रगल करेंगे, बट वो सर्टन पीरियड के लिए होगा। बट लॉन्गर रन में एक बहुत तगड़ी ग्रोथ बैंकिंग दिखा सकता है, क्योंकि जब आप फंडामेंटली स्ट्रांग होते हो, आपकी सिस्टम स्ट्रांग होती है, तब एक बढ़िया ग्रोथ आप इजीली दिखा सकते हो और बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। वही चल रहा है और इसी वजह से थोड़ा सा डाउन रेटिंग किया जा रहा था। अगर आपने कैम्स को अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने कैम्स के ऊपर भी वीडियो बनाया था। तो उसके बाद में वो कंसोलिडेशन में गया, फिर कमेंट आने लगे। मैंने बिल्कुल आपको बाय करो नहीं बोला था उस वक्त, ना मैं किसी स्टॉक में आपको बोलता हूँ कि तुम जाके बाय करो। जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो बिजनेस का एनालिसिस करता हूँ। सेम कैम्स को अगर आप जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि वो स्टॉक का क्या हुआ है और कहाँ से कहाँ जा चुका है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की नज़र से देखते हो तो बिल्कुल ऐसे स्टॉक में आपको टिके रहना है, क्योंकि जब आप एक बढ़िया पिक करते हो ना तो मे भी वो 6 महीना 7 महीना आपको तरसाएगा, बट उसके बाद जब वो ब्रेकआउट देता है, तब ब्रेकआउट देने के बाद रॉकेट बनना शुरू हो जाता है। और जब वो रॉकेट बनता है ना,
तो दम नहीं होता है उस स्टॉक में एंट्री लेने का। आज हाँ, अगर आप मोमेंटम कर रहे हो, ग्रोथ स्टॉक ले रहे हो, तो उस केस में अगर 3-4 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना रिजल्ट नहीं आ रहा है, बाहर निकलो, दूसरे स्टॉक में जा सकते हो। बट वैल्यू का मतलब यही है कि उसकी वैल्यू हमें पता है वो अनलॉक होगी, बट कब होगी किसी को नहीं पता है। दो ही लोगों को पता होता है स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक तो भगवान को पता होगा और दूसरा होगा झूठा इंसान जो आपको बोल देगा कि यहाँ से एग्जैक्टली बॉटम है या टॉप है। सो ये चीजें थोड़ा समझना जरूरी है। एक कन्विक्शन के साथ, एक बढ़िया कन्विक्शन लेके अगर आप उतरते हो, तभी स्टॉक मार्केट में आप सक्सेसफुल हो पाते हो। कुछ न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करनी है। निफ्टी में आज फार्मा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फार्मा में भी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमने बहुत ड्रिल डाउन किया है। कल जब मैं मुंबई में बैठा था, कुछ एनालिस्ट लोगों के साथ हमारे डिस्कशन चल रहे थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई साहब कहाँ कहाँ ग्रोथ आ सकती है। अब फार्मा में भी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल में मैं नहीं जाऊँगा, सिंपल है कि आप जो भी दवाइयाँ लेते हो ना, हर एक दवाई कंपनी खुद इन हाउस बिल्कुल भी नहीं बनाती, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाती है बाहर से। अब जो भी कंपनियां ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको ऑर्डर दी जाती है, उनसे वो माल लिया जाता है। सेम टाइप की मेडिसिन भाई साहब, अगर एक कंपनी, दो कंपनी, तीसरी कंपनी सेम एक कंपनी के पास से जाके ऑर्डर देके ले रही है, बट जिस कंपनी का ब्रांड नेम उस पर छप रहा है ना, वो बहुत तगड़े प्राइस पे बेच रही है। मे बी ये दवाई मैन्युफैक्चरिंग होती है 2 रुपीज में, एक गोली समझ लो आप, 2 रुपए में बन गई। अब आगे जाके ये कंपनी ना 20 रुपए में बेचती है, एक कंपनी 15 रुपए में बेचती है, एक कंपनी 7 रुपए में बेचती है। डिपेंड ऑन देयर स्ट्रेटेजीज एंड डिपेंड ऑन देयर मार्केटिंग स्टाइल। सो वो मैटर करता है। बट मैटर इसमें ये करता है कि ये कंपनी अगर ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगी तो इनका हाल बुरा है। मैं बुरा हाल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर बोलोगे यार खुद को ही ऑर्डर देना है तो खुद के मशीन लगा लो, छाप लो, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे अप्रूवल्स की जरूरत होती है। अगर मैं एज अ संकेत आवटे चाहूँ ना एक दवाई लॉन्च करूँ, मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, रूल्स है, अलग अलग बॉडीज है। अगर फॉरेन में आपको काम करना है तो फॉरेन की कुछ संस्थाएं हैं, उनका आपको अप्रूवल चाहिए, एफडीए अप्रूवल वगैरह आपको, आपने सुना होगा। अगर उनका अप्रूवल है तभी आप ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, मैं सिर्फ मेरा नाम लगा के बेच रहा हूँ, बेच सकता हूँ उसको, थोड़े रेगुलेशंस कम है, कर सकता हूँ। सो एक कंपनी अगर इतने सारे अप्रूवल्स लेती है ना, तो हर एक कंपनी को लेना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई मशीनरीज होती है, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे ही आपके दिन बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, नई नई अपग्रेडेशंस आते हैं, उस प्रकार से आपको आपकी टेक्नोलॉजी भी चेंज करनी होती है। सो फिक्स कैपिटल अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और वो ड्रग्स की डिमांड कम हो जाती है या नया ड्रग्स कोई लॉन्च हो जाता है, तो जो भी पैसा आपने लगाया ना, सब पानी में चला गया। सो हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जो भी होते हैं, वो थोड़ा सावधानी के साथ काम करते हैं, वो मेजरली आउटसोर्सिंग करते हैं। जैसे हमारा रिचमी ब्रांड काम करता है ना, तो हम एकदम एसेट लाइट मोड पे काम करते हैं। हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ ऑफिस है, बाकी कुछ भी नहीं है। मेजरली चीजें हम आउटसोर्स करते हैं। ब्रोकर, सारे ब्रोकर के साथ हमारा टाइप है, खुद का ब्रोकिंग लाइसेंस हमने जानबूझ के नहीं लिया। इंश्योरेंस, एज ए ब्रोकर हम काम कर रहे हैं। हम किसी इंश्योरेंस कंपनी हमने खुद नहीं खोली या खुद उस धंधे में नहीं उतरे, क्योंकि हमें पता है वो बहुत गंदा बिजनेस है। एडवाइजरी सर्विसेज, हर एक प्लेटफॉर्म आप ले लो, हमने बहुत सारी कंपनियों के साथ टाई अप करा है, उनको काम दिया है और हमने तुरंत प्रोडक्ट लॉन्च किया है। फायदा क्या होता है पता है आपको, कि मैं कोई ब्रोकर रिलेटेड एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ ना, विद इन फ्यू डेज लॉन्च कर सकता हूँ। अगर मैं खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप करने बैठूँ, खुद का बैकएंड लगाने बैठूँ, खुद के अप्रूवल्स लेने बैठूँ, कम से कम 2-4-5 साल का काम है ये। क्योंकि सेबी की प्रोसेस ही पूरी होने में 1 साल कब चला गया आपको पता नहीं चलता है। सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानबूझ के मेरा एग्जांपल दिया हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बिजनेस कैसे चलता है। आपको लग रहा होगा कि आईफोन खुद कंपनी एप्पल बनाती है, बिल्कुल नहीं बनाती, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। चाइना से उनके आईफोन्स बनते हैं, उसके साथ साथ इंडिया में अभी बनने लग रहे हैं। सो दैट ये कंपनियां जो है वो बाहर से मंगवाती है। उसको लगाना डिजाइन मुझे चेंज करना है और मशीनरी मुझे चेंज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए, उसके बाप का कुछ भी नहीं चाहता है। वो सीधा बोल देंगे कि मुझे ये चाहिए, बनाना है तो बनाना है, तो तेरी ऑर्डर गई, मैं दूसरे को दे सकता हूँ। इसे बोलते हैं एसेट लाइट मोड पे काम करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्रग्स इंडस्ट्री, आप बोल सकते हो फार्मा इंडस्ट्री। इसीलिए आज फार्मा भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। बैंकिंग के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और इंडेक्स भी अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। बोला जा रहा है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से आज मार्केट में थोड़ी नरमी दिख रही थी सुबह में, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है फिर से। अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस मिसाइल्स डाले हैं, 200 प्लस ड्रोन अटैक्स करे हैं। अब ये मत बोलना
कोई तो इंडिया से वहां पे गया था, इसीलिए उन्होंने ड्रोन से हमले कर दिए। दोस्त दोस्त ना रहा गाने पीछे बज रहे होंगे, मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे। हमारे साथ जाके आए बट रुकवा नहीं पाए। होता यह है ना कि दोनों पत्थर पे पैर रख के कोई फायदा नहीं है। एक बार हमने अपना नाम बना लिया कि नहीं आप प्रो रशियन हो, अगर आपको रशिया अच्छा लग रहा है तो फिर यूक्रेन में घुसने की क्या जरूरत थी। अब ये भी नाराज और वो भी नाराज, पहले उसको नाराज किया था अब इसको नाराज कर दिया। तो ये मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर न्यूट्रल रहना ही है ना, दोनों के पास भी मत जाओ ना, क्यों जाते हो मिलने के लिए। अपना जो भी ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, मतलब क्रूड लेना है, ये लेना है, वो लेना है, ले लो, बात छोड़ दो। ना कि वो बुलाएगा, मतलब वो कोई नुक्कड़ वाला थोड़ा भाई थोड़ी है, गुंडा थोड़ी है कि अरे मुझे इसने मार दिया, चल आ जा दो चार लोग लेके। वैसे अगर वो बोलेगा आपको पुतिन कि अरे तुम्हारा सैन्य भेज दो मुझे हेल्प करने के लिए, हम थोड़ी करने वाले हैं। तो चलो पॉलिटिकल एंगल है, उसमें ज़्यादा घुसते नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो हजम नहीं होता है। सो यूक्रेन के साथ साथ अब आप देखोगे ना तो हिजबुल्ला और इसराइल, इन दोनों में भी बहुत गर्मी चल रही है। उनका भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे अटैक करना हो रहा है। इस वजह से जो $70 पे क्रूड ऑयल आया था वो सीधा अब 81 पे चला गया है। अब मज़ेदार चीज़ मैं आपके सामने ही खोल रहा हूँ, मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं है एशियन पेंट। उसमें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ग्रोथ स्टोरी। देखो एशियन पेंट का अगर आप चार्ट देखो ना, आपको क्लियरली पता चल रहा है ये ऊपर जा रहा है। मैंने उस वक्त भी बोला था कि बहुत सारी न्यूज़ क्या फैल रही थी कि मार्केट में एशियन पेंट की ग्रोथ दिख रही है। रीजन बिहाइंड दैट कि क्रूड ऑयल क्रैश्ड। क्रूड ऑयल सिर्फ क्रैश होने की वजह से एशियन पेंट इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एशियन पेंट को मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैक किया है। अब एशियन पेंट के अच्छे दिन आ गए मैं बोल सकता हूँ। इसका मतलब दौड़ के कूद के एशियन पेंट बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जो एशियन पेंट में ग्रोथ आ रही है उसके पीछे क्रूड ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। वन ऑफ द फैक्टर है आप बोल सकते हो, बट वही फैक्टर है आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अगर आप इसका टेक्निकल एनालिसिस करना चाहो तो ये लेवल बहुत बढ़िया लेवल है। बहुत महीनों से, बहुत सालों से आप बोल सकते हो कि भाई साहब ये रेंज बाउंड है। 2021 से लेके आज तक ये एक ही रेंज में परफॉर्म कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 साल हो रहे हैं। मगर कभी ना कभी तो ग्रोथ आनी चाहिए। मैं आज भी डंकी की चोट पे कह सकता हूं कि एशियन पेंट किंग था, है और आने वाले कुछ साल तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा बिरला साहब आ गए, बिरला ओपस लेके आ गए, इसका मतलब कल के कल एशियन पेंट खत्म, टाटा बाय बाय, ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। और आगे जाके और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एशियन पेंट बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करने वाला है। आज एशियन पेंट का मेजर रिवेन्यू जो आता है पेंट से आता है। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, एकदम सिंपल बात है। पर एक मजेदार चीज बताता हूँ, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इनके आनी शुरू हो जाएगी अदर बिजनेसेस से। मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि बहुत सारे कॉल्स मैंने अटेंड किए एशियन पेंट के कॉन कॉल के साथ, और उसके साथ साथ बॉटम लाइन बहुत ज़्यादा मैं घूमता रहता हूँ। कोई भी कंपनी हो ना, मैं उनके प्रोडक्ट देखता हूँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखता हूँ। अब खुद हमारा ऑफिस पेंटिंग चालू हो चुका है फर्स्ट फ्लोर पे। सो दैट डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना, पेंट प्रोवाइडर से मिलना, तो क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है। तो मैं बार बार जो भी लिस्टेड स्टॉक है उनके कंपनियों में जब भी जाता हूँ, कंपनियों में इन द सेंस एशियन पेंट के प्लांट में जाके नहीं बैठता मैं, जो एशियन पेंट का बड़ा डीलर है, सप्लायर है, उनसे बातें होती रहती है। थोड़ा चार लोग पहचानते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो दो चार लोग पहचान लेते हैं। बोलते हैं कि सर मैं वीडियो देखता हूँ। देखते हो, बढ़िया है, फिर बताओ कंपनी कैसे चल रही है, पेंट का कैसा चल रहा है, बिजनेस ठीक ठाक हो रहा है, एशियन की डिमांड है या बाकी पेंट की डिमांड है। तुम तो सब पेंट बेच रहे हो, तो लोगों का मानना क्या है, कौन से प्रोडक्ट इनके महंगे हैं, पुट्टी का रेट क्या चल रहा है। बट ये पुट्टी तो ओपस की कम रेट में मिलती है। सेम पुट्टी अदर ब्रांड में जाओ तो और कम रेट में मिलती है। बट पुट्टी मुझे प्रीमियम नहीं चाहिए, सस्ती चल सकती है, इसीलिए पुट्टी का बिजनेस इनका बढ़िया नहीं चल रहा है। तो कंपनी रेट कट क्यों नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें हम बैठे बैठे डिस्कस करते रहते हैं, तो आगे जाके क्या हो सकता है, तो मेजर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, और जो रेवेन्यू आ रहा है वो ठीक ठाक है क्या नहीं है, बाकी जो कॉम्पिटिटर है वो कितने स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, उतने स्पीड से ये भी कंपनी कर रही है या नहीं कर रही है। ये सारी चीजें देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अब मे भी हमें अच्छे दिन इसके देखने मिल सकते हैं। जैसे अच्छे दिन आ चुके थे पेटीएम के, बट उन्हीं अच्छे दिनों को नजर लग चुकी है। पेटीएम को मैंने कवर किया था
अब उस नजर में बोला ये जा रहा है मोर देन 2000 करोड़ में एक कंपनी तो इन्होंने एक बेच ही दी है, मतलब बहुत तगड़ा पैसा कमा लिया है पेटीएम ने उस डील में। मैं बोल रहा हूँ मुझे वो उन्होंने क्यों लिया, कैसे लिया, स्ट्रैटेजी उनके पास होगी, आई डोंट नो, बट पेटीएम का इसमें फायदा हुआ है, मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। बट फिलहाल अभी पेटीएम की जो मुसीबत है ना, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब मजेदार चीज है, मैं आपको आराम से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जो मैंने बोला था, पेटीएम रॉकेट होगा, डबल हो चुका है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्यों हो रहा था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, आपको मैंने क्लियरली बोला था इसमें पॉलिटिकल एंगल है, किस प्रकार का है, क्या है, मैंने एक झलक बताई थी, आपने डिटेल वीडियो के लिए कमेंट उतने की नहीं थे, इसीलिए मैंने उस पर वीडियो बनाया नहीं था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि डिमांड ही नहीं है, फालतू में वीडियो बना के फायदा नहीं है, क्योंकि उसको व्यूज भी नहीं आएंगे, लोग देखेंगे भी नहीं, तो मेरी मेहनत फुकट जाएगी, आपको भी वो वीडियो पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैंने वो नहीं बनाया था। सो फिलहाल अभी सेबी ने बोला है, उनको एक नोटिस दे दी गई है, किसको दिया है, विजय शेखर शर्मा को, जो इसके सीईओ है या कंपनी रन करते हैं, राइट, प्रमोटर भी है। तो कंपनी ने जब भी उनका आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया था, तो उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिखा था कि विजय शेखर शर्मा जो है वो एम्प्लॉय है, ना कि प्रमोटर है, ऐसा सेबी का एलिगेशन है। सेबी बोलती यह है कि तुमने लिखा क्या था कि तुम एम्प्लॉय हो, बट तुम प्रमोटर हो। अब प्रमोटर होने के बावजूद तुम बोलते हो कि एम्प्लॉय हो, सैलरी लेते हो, तो ये गलत बात है। तो एज अ एम्प्लॉय सैलरी लेना और एज अ डायरेक्टर सैलरी लेना बहुत अलग बात होती है। एक मजेदार चीज आपको बताऊं, मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, जब भी मैं रिम्यूनरेशन लेता हूं, चलो इसको सैलरी बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, मैं एज ए डायरेक्टर कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिजनेस ला रहा हूँ, मेरी कंपनी ग्रो करा रहा हूँ, तो मैं एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ कंपनी के लिए, राइट। डिफरेंस ये है कि मैं ऊपर की पोस्ट में काम कर रहा हूँ, बाकी लोग थोड़े नीचे 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 ऐसे अपना लेवल्स होते हैं। तो अगर एक डायरेक्टर कंपनी से सैलरी ले रहा है, तो उसको 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 करोड़ एक साल की सैलरी ले लेता हूं, मतलब महीने की आप पकड़ लो 7-8 लाख रुपए सैलरी ले लेता हूं, कि एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, तो सीधा मुझे 18 लाख जीएसटी भरना होगा। सुन रहे हो आप, 18 लाख जीएसटी भरना होगा, बाकी सारी चीजें अलग। सो समझ जाओ, ये इतना आसान नहीं है बिजनेस करना, जीएसटी ने तो लोगों की वाट लगा रखी है। सो यहाँ पे जो बातें चल रही है पेटीएम की, कि अगर सेबी बोल रहा है विजय शेखर शर्मा ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, तो अब कंपनी का मानना यह है, कंपनी का मैनेजमेंट का बोलना यह है कि हमने सारे डिटेल्स आपको दिए थे, कोई भी चीज हमने छुपाई नहीं है, हर एक चीज हमने मेंशन कर रखी थी। अब मजेदार चीज हम बताते हैं आपको, 2021 के आसपास ये आईपीओ आया था। अब आईपीओ आया, लॉन्च हो गया, आपने बाय कर लिया, डॉक्यूमेंट दे दिया, 1-2 दिन का काम है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए कम से कम 1 साल से 6 महीने की मेहनत है। अगर बहुत फास्ट काम करते हो तो 6 महीने का काम है, इसीलिए 6 महीना पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल आपको दिया था, डॉक्यूमेंटेशन बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, वही सेम चीज यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीआरएचपी अभी फाइल करना पड़ेगा, फिर 2-4 महीना, 6 महीना, 1 साल चला जाता है आईपीओ लॉन्च होते होते। ओयो का नाम सुना है, 1 साल पहले उन्होंने डीआरएचपी फाइल किया है, अभी तक आगे पीछे ही चल रहा है, ना लॉन्च हुआ है ना आगे आया है। तो सेम ओला का भी 1 साल पहले से चल रहा था, आईपीओ आएगा आएगा आएगा, बहुत सारे। अब राकेश झुनझुनवाला भी एक कंपनी में इन्वेस्टेड थे, लेट राकेश झुनझुनवाला, अभी रेखा झुनझुनवाला जी उसमें इन्वेस्टेड है। डीमार्ट टाइप उनका बिजनेस है, अब उसका भी आईपीओ आने वाला है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी डिस्कस बिल्कुल नहीं करना है हमें उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं कि ऑलमोस्ट मिनिमम 3 साल पहले डॉक्यूमेंट आपके हाथ में थे, चलो 3 साल, 3.5 साल, 4 साल भी हो सकता है, मिनिमम 3 साल पहले डॉक्यूमेंट आपके हाथ में थे। आपने ये जो डाउट है, 2 महीने, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसके अंदर ही बोलना चाहिए था ना। अब क्या कर रहे हो, आईपीओ लॉन्च हो गया, अब बोल रहे हो कि अरे यार ये डॉक्यूमेंट में लिखा था। उस वक्त क्या कर रहे थे, कहां पे ध्यान था आपका, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे नहीं लगता है आपकी जानबूझ किसी को टारगेट कर रहे हो, ये मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। रीजन बिहाइंड दैट कि जब भी आप किसी कंपनी को टारगेट करते हो, तो उसके पुराने मरे हुए मुर्दे उठा लेते हो या जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो पॉलिटिकल एंगल है ना, ये वही चीज चल रही है। ना मैंने पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करी है, ना मेरा कुछ उसमें इंटरेस्ट है,
मैंने बहुत गालियां दी है उनको पास्ट में, बट अभी विजय शेखर शर्मा एक बैग लेके आया था पैसों का मुझे कि भाई अच्छा बोल मेरे लिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई खुद फंसा हुआ है। कहने का मतलब यही है कि जो गलत है वो गलत है। आपको इस स्टॉक के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेमन ट्री होटल्स बहुत अच्छा खासा स्टॉक, एक बार हम डिस्कस करते हैं, शेयर करता हूं मैं आपके साथ इसका चार्ट भी, आपको पता चल जाएगा। गिरा हुआ था स्टॉक समवेयर अराउंड 158 के आसपास, जो स्टॉक था वो सीधा नीचे गिर के 115 पे आ चुका था। अगर ये गिरावट आप कैलकुलेट करोगे, रिसेंट गिरावट है, मैं बिल्कुल पुराने साल का वगैरह हाई नहीं ले रहा हूं, मैं मई मंथ की बात कर रहा हूं, मई से लेके एक 15 दिन पहले की बात हम कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 28.7% या आप बोल सकते हो 28% राउंड फिगर पकड़ लो, गिरावट आई थी। इसके बाद अगर आप बात करोगे स्टॉक में फिर से रौनक दिखाई दे रही है। रीजन पे एंड दैट कि स्टॉक अच्छा खासा काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। फंडामेंटली बहुत अच्छा खासा स्टॉक है। कंपनी जिस स्पीड से अब बढ़ रही है ना, लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छे नंबर दिखा सकती है, बट एक दो क्वार्टर के बाद। अब एक दो क्वार्टर के बाद क्यों, उसका भी मैं रीजन आपको बताने वाला हूं। क्योंकि सिर्फ 10 दिन पहले कंपनी ने नोएडा में 40 रूम का होटल खरीद लिया था। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके सिर्फ 2 दिन बाद ही कंपनी ने सूरत में 175 रूम की प्रॉपर्टी खरीद ली। उसके बाद कल ही अयोध्या में 80 रूम की प्रॉपर्टी फिर से उन्होंने खरीद ली है। मतलब राम मंदिर वहीं पे है, डिमांड वहां पे होगी। भगवान राम की चर्चा तो बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा वहां पे ट्रैवल करते हैं, अयोध्या में जाने की कोशिश करते हैं। मैं अभी तक नहीं गया हूँ, मैं भी कोशिश करने वाला हूँ। एक बार तो जाना ही जाना है, क्योंकि हमें भी देखना है, हमें भी राम भगवान को मिलना है। सो दैट वो भी हम कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो राम मंदिर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पे इन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेस कर रखी है। इसका मतलब यह है कि कंपनी बहुत एग्रेसिवली और एकदम थॉटफुली ये डिसीजंस ले रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। चार्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ेगा गिरेगा मुझे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी के अर्निंग्स खराब हो सकते हैं, मे बी चांसेस है। अब उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों खराब हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी की 60% प्रॉपर्टी का रिन्यूएशन चल रहा है, इंटीरियर चल रहा है। इस वजह से थोड़ा टाइम जा सकता है। क्या करने में, रिनोवेशन करने में। रिनोवेशन करोगे, काम निकालोगे, उतनी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाएगी। जब आपकी प्रॉपर्टी होल्डिंग में है, रेंट पे नहीं जा रही है, तो इनकम थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इनकम डाउन हो रहा है तो बैलेंस शीट खराब दिखेगी, स्टॉक पे प्रेशर नजर आ सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर इंस्टीट्यूशंस को ये सारी चीजें पता है और वो नेक्स्ट लेवल पे स्टॉक को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। बाकी क्या होता है देखेंगे। भेल अगला स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं। भेल का चार्ट हमें खोलना पड़ेगा। PHEL भेल मजेदार स्टॉक है और इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताने वाला हूं। इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो अच्छे से एंड तक देखा करो, एक और एक चीज समझा करो। मैं वीकली चार्ट में इसको चेंज कर दिया हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली जो स्टॉक 2020 में 23 रुपए 20 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 18 रुपए तक ट्रेड कर रहा था, वो सीधा अभी ट्रेड कर रहा है 300 320, और हाई इसने अप्रोक्सीमेटली 334 का लगाया था। अब मजेदार चीज मुझे ये बोलनी है कि कंपनी कंसोलिडेशन फेज में बहुत दिनों से चल रही है। रीजन बिहाइंड दैट कि स्टॉक में अब एक अपसाइड मूव लोगों को नजर नहीं आ रही। इसका रीजन ये है कि स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, ग्रोथ उतने लेवल पे नहीं दिख रही है। बट अगर आप देखो नंबर्स की तरफ, बट कंपनी बोलती है कि हमारे पास लगभग 1,35,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पड़ी है। इसका मतलब इतनी ज्यादा ऑर्डर कंपनी के पास है। और कुछ चीजें मजेदार मैं बैलेंस शीट पे दिखाऊंगा। लेकिन सब कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूशन में निर्भर होता है, क्योंकि ऑर्डर आप ले रहे हो बट एग्जीक्यूट हो रही है क्या। ऑर्डर तो आई, कैंसिल भी हो सकती है ना। जब तक अकाउंट में पैसा नहीं आता तब तक वो ऑर्डर कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। मैं कितने भी कंपनियों को ऑर्डर दे सकता हूँ, 100 कंपनियों को परचेस ऑर्डर भेज सकता हूँ। ऑर्डर भेजना इज अ डिफरेंट पार्ट, और ऑर्डर कंफर्म होकर पैसा आना इज अ डिफरेंट पार्ट, और उसकी डिलीवरी करना इज अ डिफरेंट पार्ट। पैसा आना खत्म, बाकी कोई टेंशन नहीं, डिलीवरी होती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, बाकी कोई टेंशन नहीं होता है। बट जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है, अगर वो कंप्लीट होती है मजा आ जाएगा। नेक्स्ट लेवल पे कंपनी की ग्रोथ दिखने वाली है। अदानी पावर ने 3 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का सेटअप करने के लिए 11,000 करोड़ की ऑर्डर इनको दे दी गई है। मतलब आज तक ट्रेंड उल्टा था,
सारी गवर्नमेंट कंपनियां ऑर्डर देती थी अदानी साहब को, अब अदानी साहब इन कंपनियों को ऑर्डर दे रहे हैं। रिसेंटली मुझे लगता है कुछ दिन या महीने बोल सकते हो, 1-2 महीने की बात थी, 10-20 हज़ार करोड़ की एक ऑर्डर इन्होंने ऑलरेडी एक दे रखी थी। उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, अभी वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। फिर से एक नई ऑर्डर जहाँ पे बॉयलर वगैरह सप्लाई करना है, टर्बाइन सप्लाई करना है, जनरेटर सप्लाई करना है, ये सारे काम उनको करने हैं। 11,000 करोड़ इट्स ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली साल का 25,000 का बिजनेस करती है कंपनी। मतलब 25,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, आप ये भी याद रखना। 25,000 मतलब 25,000 रुपए नहीं, करोड़। सो 24,300 करोड़ के आसपास और 23,890 करोड़ के आसपास इन्होंने मार्च 24 में किया था। अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलते 24,000 किया था, अभी ये 25,000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंपनी 25,000 करोड़ का बिजनेस करती है उसका आधा ऑर्डर एक बंदे ने दिया है, अदानी ग्रुप ने। इसका मतलब ये 100% एग्जीक्यूट करते हैं तो और अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ सकती है। ये जो ऑर्डर है जेब से निकाल लिया दे दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। सो दैट मे बी मेरे हिसाब से नंबर्स अच्छे खासे दिख सकते हैं, बट खराब चीज़ एक ही है कि इनकी प्रॉफिट लाइन जो आप देखते हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हो बहुत ज़्यादा खराब है, इसको इंप्रूव करना ज़रूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, अदानी साहब की ऑर्डर इनको मिली है और अदानी साहब से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। सो दैट प्रॉफिट मार्जिन इतने आसानी से बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। और ज़्यादा डीपली मैं बोलूंगा नहीं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा वो, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ इस स्टॉक का, सो दैट आपको पता चलेगा कि इसकी स्टाइल क्या है। जब भी ये इस लेवल में पहुंचता है, 2007 में यहाँ पे पहुंचा था, वहां से सीधा कितना गिरा था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 63% नहीं, 66% नीचे आया था, करेक्ट। उसके बाद फिर से ये बढ़ गया, 2010 में आया। आपको लग रहा होगा ये कुछ दिनों में गया, नहीं गया, ये 7 में गिरा था और 10 में ऊपर आया था। अगर 2010 का हाई जो था वहां से अगर आप कैलकुलेट करो यहां तक, तो अप्रोक्सीमेटली 94% की गिरावट, यहां तक देखो 83% की गिरावट। सो जब भी ये स्टॉक इस जोन में जाता है तब बहुत ज्यादा नीचे आने की कोशिश करता है और फंडामेंटली भी उतनी ज्यादा ग्रोथ तो नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब अगर ये बाद में नीचे आने की कोशिश करता है तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टॉक का जो पी है 1,000 के ऊपर हमें नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि बॉटम लाइन ग्रोथ हो नहीं रही है। रीजन बिहाइंड दैट जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 1 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है जिसका नेट सेल्स हर साल 25,000 करोड़ का है, विच इज 4 टाइम्स हम मार्केट कैप इसका दे रहे सेल्स के। ये बढ़िया है। अगर आप एबीबी को देखो या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देखो, सुजलॉन को देखो, सीजी पावर को देखो, सीमेंस को देखो, बहुत सारे स्टॉक है, पेयर कंपैरिजन कर सकते हो। नो डाउट एग्जैक्ट सेम बिजनेस बहुत सारी कंपनियां नहीं कर रही है, फिर भी अगर आप कंपैरिजन करो तो ये मल्टीप्लायर जो हो रहा है ना वो सीधा 10, 12, 15 से हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी एक स्टॉक लॉन्च हुआ है, आपको पता ही है, बहुत ज्यादा हाइप बनी है, ओला इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक का और इनका बिजनेस का कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी वो कंपनी लॉस मेकिंग है और उसका पी मल्टीप्लायर अगर आप देखोगे तो नेट सेल्स उनका 5,000 करोड़ है और वैल्यूएशन 55,000 करोड़ करके रखा है। इसका मतलब 11 टाइम्स एक्स्ट्रा वैल्यू इसकी की जा रही है ऐसे स्टॉक की भी। सो दैट इसका अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लायर हो रहा है तो इतना ज्यादा कोई धोखा मुझे पर्सनली नजर नहीं आ रहा है। बट टेक्निकल एनालिसिस पे जाओ तो उस लेवल पे जाने के बाद प्रेशर तो डेफिनेटली आता है, और ऐसे स्टॉक जब गिरते हैं मिनिमम 20-30% कहीं नहीं गए, जैसे कि माझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड गिर रहे, कुछ नहीं कर सकते आप। जब भी ऐसे बड़े बड़े स्टॉक नीचे आते हैं तब आपको संभल के ही काम करना पड़ता है। डीमार्ट अभी रेंज बाउंड है, एक रिपोर्ट्स आ रहे हैं स्टॉक के बारे में, डीमार्ट की एक ग्रोथ नजर आ रही है उनको रिपोर्ट के हिसाब से, के फिनटेक में ग्रोथ नजर आ रही है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी पॉजिटिव कमेंट्री इनके ऊपर करी है। के फिनटेक का मैनेजमेंट का मानना यह है कि बहुत एग्रेसिव ग्रोथ आगे जाके नजर आ सकती है। क्लाइंट से डिमांड भी अच्छी खासी हमें मिल रही है, सो दैट एक ग्रोथ सस्टेनेबल हमें आगे नजर आएगी, इसीलिए ये स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कैम्स ने बहुत तगड़ी ग्रोथ दे दी है, अभी भी वो मोमेंटम में नजर आ रहा है। कनाडा ने चाइनीज ईवी पर 100% टैक्स लगा दिया है। अगर वो लग जाता है भाई साहब, मतलब ऑलरेडी लगा ही दिया है, उसमें कोई है ही नहीं, लग जाता है का मतलब कुछ नहीं है, लगा ही दिया है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली चाइनीज कंपनी पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इनका फायदा उठाना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज में अब इंडिया की कार्स एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब टाटा की कार्स वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है
महिंद्रा के अच्छे खासे लेवल पे एक्सपोर्ट चल रहा है। छोटे छोटे कंट्रीज में मारुति की बहुत ज़्यादा कारें चल रही है, इसका मतलब इंडियन कार का डंका बज रहा है। और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, मज़ा आ जाएगा। सेम चीज़ और एक हो सकती है जो कि अगर आप अमेरिका में देखो ना, तो चाइनीज़ दवाइयों पे और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। अगर वहाँ पे भी टैक्सेस बढ़ जाते हैं और बढ़ा सकते भी हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो जाएगी, इंडिया के जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, ड्रग्स मैन्युफैक्चरर, आग लग जाएगी इस कंपनी में, ये लिख के दे सकता हूँ आपको। फिर आपको उसका अच्छे से एनालिसिस करना है कि कौन सी कंपनी क्या करती है और क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसीलिए आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।